तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार हमें वापस चलना पड़ेगा पंजाब की तरफ, जहाँ से बड़ी खबर आ रही है कि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई को बेहोशी की हालत में आधी रात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दिन भर अटकलें चलती रही कि बीमारी क्या है, क्या हुआ जो इतनी दूर बठिंडा से ला के उसको फरीदकोट के एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। तो जो अभी तक शुरुआती, हम उसको शुरुआती कहेंगे क्योंकि डॉक्टर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय इसके कि उसको तेज़ बुखार की हालत में लाया गया था और वो बेहोशी के आलम में बड़बड़ा रहा था। तो बुखार जिसको कहते हैं सर को चढ़ जाता है, 105 डिग्री बुखार उसको जेल में हो गया था। जब जेल अथॉरिटीज़ को लगा कि अब इसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसको बहुत हैवी सिक्योरिटी के नीचे बख्तरबंद गाड़ियों में फरीदकोट ले जाके दाखिल करवाया गया। अब ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि शायद उसके परिवार वाले उसको किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे फोर्टिस या आईवी, तो या फिर सरकारी रन पीजीआई चंडीगढ़ में भी शिफ्ट करवाने की बात कर सकते हैं। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो अभी तक कोई साफ नहीं है, कोई भी ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन इशू नहीं किया गया है। लेकिन इस बात के संकेत थे कुछ दिनों से कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज़ नॉट वेल विद लॉरेंस बिश्नोई। इस बात का अंदाज़ा आज से 8 दिन पहले 3 तारीख को हो गया था, लेकिन वो खबरें कहीं बाहर नहीं निकली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के स्पेशल सेल के एक केस के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी और स्पेशल सेल की एक टीम पूरे अमले फैले के साथ प्रोडक्शन वारंट लेकर बठिंडा जेल पहुंचती है, लेकिन उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब उनको क्या बताया गया, लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं भेजा गया, ये बातें वो लोग जाने जिनके बीच में बात हुई थी। उसके बाद 4 दिन के बाद 7 तारीख को एक बार फिर दिल्ली की टीम आती है। इस बार वो जो प्रोडक्शन वारंट था वो 1 हफ्ते के लिए वैलिड था। पहले का इशू हुआ था लेकिन दिल्ली पुलिस ने आने में लेट की। वो मंगलवार को पिछले मतलब से 1 हफ्ता पहले ख़त्म होना था। तो 3 तारीख को दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन उनको ये दिया नहीं जाता तो वो वापस चले जाते हैं। फिर दूसरा एक उन्हीं दिनों में 3-4 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को पकड़ा एक सीरियस ऑफेंस में, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए। उसके सिलसिले में फिर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी जरूरी थी, इसलिए 7 तारीख को आज से 4 दिन पहले फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आती है और प्रोडक्शन वारंट नया लेकर कि हमने इसको लेके जाना है, इसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन फिर बठिंडा जेल की अथॉरिटीज़ लॉरेंस बिश्नोई को उनके हवाले नहीं करती। 1 हफ्ते में 2 बार इसकी कस्टडी देने से इनकार किया गया। तो ऐसी कोई और कारण नहीं था, एक अंदर से कुछ बातें ये फिल्टर होके निकल रही थी कि दिल्ली पुलिस को इसलिए मना कर दिया गया कि पंजाब पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, हम इसके साथ अपने आदमी, अपने कमांडोज फोर्स नहीं भेज सकते। लेकिन ये एक बहाना था, ये ऐसी बात नहीं हुई होगी, ये एक अफवाह बन के बाहर निकली, क्योंकि
जो भी पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेके आती है वो आरोपी को लेके जाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लोकल पुलिस की नहीं होती। वो लेके जाएंगे दिल्ली, उसके बाद जब पंजाब पुलिस को उसकी ज़रूरत होगी फिर यहाँ से टीम जाएगी प्रोडक्शन वारंट लेकर और उसको लेके आएगी, तब पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस किस्म की अटकलें चल रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि धुआं निकलता है तो आग तो कहीं ना कहीं होगी। अब जब 2 बार लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली नहीं भेजा गया तो हमारे सूत्रों से हमने जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, क्योंकि बठिंडा जेल में पंजाब पुलिस का दखल बहुत कम है। वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती जेल है, वहाँ पे बीएसएफ का पूरी सिक्योरिटी है। बीएसएफ के कमांडेंट लेवल के ऑफिसर, जो पुलिस में एसपी का रैंक होता है, वो जेल के वहाँ पे जेलर माने जाते हैं और उनकी रेख देख में सब बीएसएफ कमांडोज की सिक्योरिटी अंदर बाहर। पंजाब पुलिस के थोड़े जवान हैं लेकिन वो पेरिफेरियल ड्यूटी है, कोई ख़ास रोल उनका नहीं होता। तो ये अब क्लियर हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली क्यों नहीं भेजा। अब क्लियर हुआ कि वो असल में बीमार था, उसको टेम्परेचर था और उस टेम्परेचर को लेके उसको जेल के मेडिकल वार्ड में रखा गया था, जिसको जेल हॉस्पिटल भी कहते हैं। लेकिन शायद उस हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, उसके टेस्ट वगैरह बराबर नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं से उसको ऑर्डिनरी बुखार समझा गया। लेकिन कल 10 तारीख की रात को जब कुछ उसके जो ब्लड सैंपल लिए थे उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें से पता चला कि वो डेंगू का शिकार हो गया है। और डेंगू से बुखार बहुत ज़बरदस्त होता है, बॉडी पेन होती है, पूरी शरीर को जकड़ लिया जाता है और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इंटरनल, जो हमारे वाइटल पार्ट्स हैं, लेवर हुआ, लंग्स हुए, किडनी हुई, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो जब ये रिपोर्ट आई और कल रात को लेट नाइट अचानक लॉरेंस बिश्नोई को 105 डिग्री बुखार हो गया। 104 हद होती है, 105 होना खतरे की घंटी होती है। और वो बुखार कहते हैं कि दिमाग को चढ़ जाता है, आदमी बड़बड़ाने लगता है, मेंटल बैलेंस खो बैठता है, तो काफ़ी सीरियस गिना जाता है। उसके बाद उसको आधी रात को एमरजेंसी अरेंजमेंट करके फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां आज पूरा दिन उसके टेस्ट वगैरह होते रहे। हालत अभी भी उसकी नाजुक बताई जाती है। लेकिन डॉक्टर जो बाहर हॉस्पिटल के बाहर हमारे दोस्त हैं, उनसे 2-3 डॉक्टर से हमने बात की और उनसे ये जो हॉस्पिटल के हमारे सोर्सेस से पता चला कि उसको डेंगू के साथ साथ स्टोमक इन्फेक्शन भी है, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गई है। वो कितनी सीरियस है उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, माइनर भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है। और साथ में डॉक्टर का ये कहना है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर। अब ये मेंटल प्रेशर बुखार से भी हो सकता है और दूसरी तरफ इतने साल जेल की काल कोठरियों में रह के भी हो सकता है। आदमी दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करता है, बड़े डिज़ाइनर कपड़े पहनेगा, तिलक लगा के देश सेवक डॉन बनने का आडंबर भी रचा जाएगा। ये भी प्रचार किया जाता है कि पाठ पूजा बहुत करता है, लंगोट बांध के रखता है, हनुमान जी का भक्त है, शिव का भक्त है, सा बहुत कुछ करता है, चालीसा पढ़ता है, योगा करता है, व्यायाम करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो क्राइम करता है उसका जिक्र लोग नहीं करते। उसके श्रद्धालु जो उसके बहुत बड़ी उसकी चाहने वालों की आर्मी है, वो
हमारे भी चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई पे इस किस्म की बातें क्यों कहते हो। अरे जिस आदमी के ऊपर 35-40 केस चल रहे हैं, सब के सब तो गलत हो नहीं सकते। क्या एक स्टेट के मान ले कि पुलिस किसी के पीछे लगती है, गलत नकली केस बना के तंग करने की कोशिश करती है, वो तो केस पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं। तो ये 6 स्टेट की पुलिस भी क्या बेवकूफ़ है? सब के सब मिल गए हैं उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करके। कहीं ना कहीं तो कुछ उसने कोई क्राइम किया होगा। अपने हाथ से मर्डर नहीं किया तो दूसरों से करवाए हैं। सिद्धू मूसेवाला का केस सबके सामने है। वो खुद ऑन टीवी ऑन कैमरा माना है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, गोल्डी बराड़ को कहा, उसको 50 लाख भेजा, गोल्डी बराड़ ने हथियार खरीदे, ये किया वो किया। सब कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्वमेंट तो सामने आती है। लेकिन इतने बड़े क्राइम करने के बाद भी जिस किस्म से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था जेलों में, वो सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना। लेकिन आज जब हॉस्पिटल में है तो फिर लोगों की हमदर्दी उसके साथ जाती। उसके जो श्रद्धालु हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, वो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास अलग-अलग सोर्सेस से, सोशल मीडिया पे। लोगों ने मंदिरों में पूजा करनी शुरू करती है कि देशभक्त की भगवान को जान बचानी चाहिए, होना भी चाहिए। तो उस शख्स की ये हालत आज देखनी पड़ेगी रात तक। इसके और आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? हालांकि ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अवेलेबल है। स्टोमक इन्फेक्शन भी ठीक हो सकती है, डेंगू भी ठीक हो सकता है, बुखार भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका इलाज बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। वीकनेस बहुत हो जाती है। आदमी का इंटरनल सिस्टम भी देखना पड़ता है कि उसकी इम्यूनिटी का लेवल कितना है, उसके ब्लड सेल्स कितने मजबूत हैं, उसके कितनी उन ब्लड सेल्स में लड़ने की ताकत है। प्योरिटी ऑफ ब्लड वो भी काउंट करती है। उसके बाद क्या उसको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, या ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या इस किस्म का और कोई लक्ष्य जो इस बीमारी को लेके कोई खतरा पैदा कर सके, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। अब ये बातें तो सब रिपोर्ट जो टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स जब डॉक्टर पब्लिक को बताएंगे या पुलिस के साथ शेयर करेंगे, जब उसकी फैमिली के साथ बताएंगे तो सामने आएंगी। लेकिन उसके वकील की एक दिल्ली से कहीं एक बयान आया है कि ही सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो ये उनका कहना है। तो बयान कब का है, कल का है या आज सुबह का है, ये टेस्ट होने के बाद का है या पहले का है, वो उनको पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कुदरत का इंसाफ होता है वो भी सामने आता है। आप लोगों की जान लेके हीरो बनते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको हिसाब देना होगा। कहते हैं भगवान के दर देर है अंधेर नहीं, सज़ा तो वो कभी ना कभी देता ही है। इसी तरह कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। कानून देर से मिले लेकिन कभी ना कभी इंसाफ मिल ही जाता। जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मार के भांगड़े डाले थे, पार्टियां की थी, हवा में फायरिंग की थी, जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया हो, भले का काम कर लिया हो, माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा झंडा लहरा दिया हो, इस तरह की खुशियां मना रहे थे। आज ये दूसरी बात आपको बता रहा हूँ। उसी में एक प्रियव्रत फौजी जो हरियाणा मॉड्यूल का इंचार्ज था, जहाँ से सबसे ज़्यादा किलर शूटर आए थे सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए, 3 दिन पहले उसके भाई का हरियाणा की पुलिस के साथ एनकाउंटर में डेथ हो जाती है। घर वालों ने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एनकाउंटर नहीं है। तो जब पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर में तो हमने गोली इसके पाँव में मारी है, 2 गोलियां उसके पाँव में लगी हैं,
कोई सर में नहीं लगी, कोई छाती में नहीं लगी। अब पाँव से गोली लगने से कोई आदमी मरता नहीं है। वहाँ से इंजर्ड हालत में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहाँ पे उसकी डेथ होती है और कॉज ऑफ डेथ, कारण मौत का ये बताया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये ब्रेन हेमरेज से मरा। अब जब गोलियाँ चलती हैं सामने से पुलिस की, वो लगे भले कहीं भी, लेकिन जो आदमी देख रहा है गोलियाँ आ रही, उसका ब्रेन हेमरेज तो हो ही जाता। 3 दिन तक घर वालों ने उस लाश को एक्सेप्ट नहीं किया, कहा नहीं हम इस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं हैं, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हम इसकी लाश नहीं लेंगे। लेकिन आज उसका आखिरी जो संस्कार होता है, लास्ट राइट्स होते हैं, वो परफॉर्म किए गए उसके गांव में। और वहाँ पे वही प्रियाव्रत फौजी, उसका बड़ा भाई, छोटा भाई मर गया, बड़ा भाई लंबे चौड़े पुलिस बंदोबस्त में हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपने भाई के उस लास्ट राइट्स में शामिल होने पहुंचा शमशान घाट। सैकड़ों पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। शमशान घाट के बाहर एक घर की छत पे खड़े दर्जनों लोग उसको देख रहे थे। गन टॉटिंग कॉप्स चारों तरफ घूम रहे थे बंदूकें लेके, और जितने ऑफिसर खड़े थे सबकी कमर में बेल्ट के अंदर वेपन लगाई हुई थी। वो जो कवर होता है पुलिस का लाल कलर का, उसमें नहीं थी, सब ओपन वेपन बेल्ट के अंदर लगाई हुई कि कहीं निकालने की जरूरत पड़े तो इमीडिएटली निकाल लें। तो 1 दिन की पैरोल उसको मिली वो संस्कार में शामिल होने का। अब सवाल तो पूछना बनता है कि भाई साहब, जब आप सिद्धू मूसेवाला को मार के और बहुत से लोगों को मार के अब खुशियाँ मनाते थे, तो आज इतना मुंह नीचे करके, छोटा सा मुंह लेके और रो भी रहे हो तो छुप छुप के रो रहे हो। वो तो उसी तरह रो के दिखा दो जिस तरह आप दूसरों को मार के हंसते थे। दूसरों के जनाजे पे शगन मनाना, खुशियाँ मनाना बहुत आसान होता है। जब वही जनाजा अपने घर से उठता है वो महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं इससे एक सब समाज को और इन ऐसे अंतरों को जो चंद पैसों के लिए या अपना नाम कमाने के लिए या फरौती लेने के लिए या उसके लिए मर्डर करते हैं, और इतनी बेरहमी से उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि अपनों के जाने का दर्द क्या होता है, मौत क्या होती है, उनको पता चलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस बीमारी से उबर के वापस आके क्या लॉरेंस बिश्नोई कोई नया शब्द सीखता है। मौत तो उसने बहुत करीब से देख ली, क्या अब उसका रवैया समाज की प्रति, अपने प्रति चेंज होता है या वही दस्तूर रहता है जो आज तक करता आया। क्या प्रियाव्रत फौजी आज किसी भी आदमी को मारने के पहले एक बार अपनी भाई की लाश को याद करेगा? ये सब ख्याली बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो दिलो दिमाग से निकलती नहीं। कहीं ना कहीं चेंज जरूर आती है आदमी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की हालत में कब सुधार होता है और प्रियाव्रत जैसे हार्डन क्रिमिनल्स की मनोवृत्ति में कभी कोई सुधार होगा। उसकी वो वीडियो एक छोटी सी मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल में, कैसे उसकी हालत थी, किस तरीके से उसको कितनी देर तक उस वैन में बैठे रहना पड़ा जब तक उसके भाई की लाश नहीं आई, उसका चेहरा किसी को देखने नहीं दिया गया। तो दोस्तों, क्राइम नेवर पेज, जुर्म कभी आपको कुछ दे के नहीं जाता, जाएगा तो ले के जाएगा, दे के कुछ नहीं जाता। तो ऐसी हरकतों से, ऐसी बातों से हमें सब सीखने की ज़रूरत है। हम एक समाज के सब जीवंत प्राणी हैं, इस किस्म के कामों में कुछ नहीं रखा। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी सुधर जाओ, कानून के दायरे में रहो,
समाज के दायरे में रहो। तो आज के साथ इसके साथ इतनी कदम कोशिश करेंगे कि लेट नाइट जो हमने गुजरात पे बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हमारी चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें आज हमने उस डबल मर्डर की बात करनी थी जो भूटान में हुआ था, वो भरत भाई वाला का और उसके एक दोस्त का। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे जब मैं आज कुछ दोस्तों से बात कर रहा था गुजरात में, मुझे कुछ फोटोग्राफ चाहिए थी, तो उनको बताया तो वो कहने लगे ये तो फिल्म की कहानी है। मैंने कहा बना लीजिए फिल्म, स्क्रिप्ट मैं लिख देता हूँ आपको। तो खैर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कोशिश करूँगा। समय बहुत हो गया है, 9 बज गए हैं, लेकिन आपको पहुँचते पहुँचते 2-3 घंटे लग जाएंगे, आप शायद नहीं देख सकोगे, पर मैं आज बना के रखूँगा और सुबह सुबह आपकी नज़र कर देंगे वो वीडियो जो गुजरात सीरीज़ की चल रही है, मनीष सिंह ठाकुर की सीरीज़, उसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत बड़े खुलासे बाकी। तो इंतज़ार कीजिए। तब तक आज के लिए इतना काफ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।